गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर देते हैं। आज संविधान का बेहद महत्वपूर्ण लेक्चर है और उस लेक्चर का जो चैप्टर का नाम है वह है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देश के हर नागरिक को यह प्रीएम्बल कंठस्थ याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यह हमारे संविधान का आईडी कार्ड है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान को समझना चाहता है तो उसे समझने के लिए एंट्री पास होना चाहिए। उसका जो आईडी कार्ड होना चाहिए वो आईडी कार्ड होता है प्रीएम्बल। अगर इस प्रीएम्बल को ठीक से हमने समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपने भारतीय संविधान की मूल भावना को समझ लिया। मान लीजिए कि आपने भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को समझ लिया। मान लीजिए आपने भारत की संवैधानिक स्थिति को समझ लिया। मान लीजिए आपने देश के कानून को समझ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण है हम सब भारतीयों के लिए। छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन यदि हम भारत देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम सबको संविधान की प्रीएम्बल की जानकारी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हर कक्षा की जो हर क्लास में जो पुस्तकें आती हैं उनमें आजकल भारत की भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रीएम्बल का विवरण दिया जा रहा है। यानी भारत सरकार भी ये चाहती है कि देश का हर नागरिक संविधान की उद्देशिका को समझे। ठीक, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए यह उद्देशिका कंठस्थ याद होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए उसकी चर्चा हम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस प्रीएम्बल के एक एक शब्द को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड है। ये बहुत बड़े एक संविधानविद हैं पालकीवाल साहब, उन्होंने ये कहा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वर में कहा था कि यह प्रीएम्बल भारतीय संविधान की आत्मा है। पालकीवाल साहब ने इसे आईडी कार्ड कहा है, पहचान पत्र कहा है हमारे संविधान का। तो पालकीवाल साहब का नाम याद रखिएगा। संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। दूसरा, संविधान का अगर आपको दर्शन करना है, पूरे संविधान को कुछ लाइनों में समझना है, तो प्रीएम्बल को ठीक से समझ लेना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप इस प्रियम्बल को कंठस्थ याद करें। एक बात का विशेष रूप से याद रखिए, यहां पे जो भी शब्द लिखे गए हैं वे शब्द एक क्रम से लिखे गए हैं, यानी इन शब्दों का क्रम नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कई बार परीक्षा में इनके क्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारी प्रियम्बल में, हमारी उद्देशिका में समाजवादी शब्द के बाद कौन सा शब्द आया है, समाजवादी शब्द से पहले कौन सा शब्द आया है, या अमुक शब्द प्रियम्बल में कितनी बार आया है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उस वर्ड की, या उस वर्ड का सीक्वेंस क्या है। ऐसे क्वेश्चंस भी इस प्रियम्बल से पूछे जाते हैं। इसीलिए चाहे आप इसे अंग्रेजी में याद करें या आप इसे हिंदी में याद करें, पर आपको ये कंठस्थ होना ही चाहिए, कारण मैंने आपको बता दिया। चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। उद्देशिका, जैसा कि पूर्व में मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, प्रियम्बल बनी। क्लियर? चलिए, और हां, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ध्यान में आ रहा है कि अमेरिका के संविधान में प्रियम्बल की चर्चा है, मतलब प्रियम्बल दिया गया है कुछ ऐसा। तो ये जो प्रियम्बल को डाला गया है हमारे संविधान के शुरुआती दौर में, शुरुआती फेज में, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और भी बातें हम बात करेंगे इसमें। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, या यहां हम थोड़ा ठहरेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी इस संविधान सभा में जो संविधान बनाने का काम चल रहा है और संविधान बनके जो तैयार हुआ है वो केवल और केवल 299 सदस्यों के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि वह संविधान इस देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है और इस देश के लोगों के द्वारा ही उसे स्वीकार किया गया है। इसीलिए इसका भावार्थ यह भी है कि इस संविधान की संपूर्ण शक्ति, यानी संविधान द्वारा प्रदत्त जितनी भी शक्तियां हैं वो इस देश की जनता में निहित हैं। तो इसका मतलब है हम भारत के लोग, यानी इस भारत की संपूर्ण शक्ति पुंज इस देश की जनता में निहित है, इसका मतलब ये है। ये जो हम भारत के लोग हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। वहां लिखा है द पीपुल ऑफ अमेरिका। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भारत को, यानी हम भारत के लोग क्या, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द में ध्यान देना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है ये। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग। कौन कौन सी वर्डिंग है? 1 2 3 4 5। यानी शुरुआत में हमारे प्रियम्बल में जो 5 शब्द हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर? कौन कौन सा? सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसका भाव क्या है? इसका भावार्थ है कि हमारा देश पूरी तरह से आजाद होगा। अपने आप में भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभु राष्ट्र यानी प्रभुत्व संपन्न, अर्थात बाहरी आंतरिक विषयों से संबंधित निर्णय लेने के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। उस पर किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी देश का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम बाहरी और आंतरिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यद्यपि 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को नहीं त्यागा, और जो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल जो होता है उसका अध्यक्ष ब्रिटेन की क्राउन होता है, ब्रिटेन की महारानी उसकी अध्यक्ष होती हैं। तो हमने अपने आप को उस राष्ट्रमंडल समूह से पृथक नहीं किया, और हमने इंग्लैंड की महारानी की अध्यक्षता उस समूह की रूप में स्वीकार की, लेकिन वो इससे अलग है। यानी मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि माउंटबेटन प्लान में साफ लिखा था कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रह भी सकता है, अपने आप को विलग भी कर सकता है। ये भारत का निर्णय है और भारत संप्रभु राष्ट्र है। तो कई लोग इसको लेकर बात करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। कॉमनवेल्थ की सदस्यता कायम हमने रखी है, ये हमारा अपना निर्णय है। इसी प्रकार से भारत यूएनओ का मेंबर रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में उसके हम मेंबर हैं, तो उसकी मेंबरशिप भी हमने स्वीकार की, यानी उससे हम विलग नहीं हुए। आजादी से पहले हमारी मेंबरशिप थी। तो ये दोनों जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये संप्रभु राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर, संप्रभु राष्ट्र के सिद्धांत पर किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। क्लियर? यानी हम पूरी तरह से क्या हैं? हम पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। और कैसा राष्ट्र है हमारा? समाजवादी। समाजवादी बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सोशलिज्म। समाजवादी यानी हमारे संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि भारत की जो संरचना होगी वह समाजवाद की ओर होगी, अर्थात हमारी व्यवस्थाएं समाजवाद से प्रेरित होंगी। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय होगा। आगे भी इसके बारे में दिया है, सामाजिक आर्थिक न्याय। इस सामाजिक आर्थिक न्याय को ही हम समाजवाद कहते हैं। हमारे यहां लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। एक समाजवाद साम्यवादी समाजवाद होता है और एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद होता है। तो हमारे देश ने साम्यवादी समाजवाद को न अपनाते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, अर्थात इस देश के आर्थिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। इसी को संविधान में समाजवाद कहा गया है। समाजवादी, समाजवाद शब्द हमने संविधान की प्रियम्बल में बाद में जोड़ा है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। ओके, नेक्स्ट एक शब्द आता है समाजवाद, समझ में आ गया? यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक समानता लाना समाजवाद है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। लेकिन एक बात यहां पे मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारे भारत में
जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, खासकर मैं अर्थव्यवस्था के ही संदर्भ में इसका विमर्श किया जाता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कई देशों की हो सकती है समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। हमारे देश की लोकतंत्रात्मक समाजवाद के साथ में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का अस्तित्व, सह अस्तित्व स्वीकार किया गया है। यानी दोनों ही मिलकर काम करेंगे, यानी निजी और पब्लिक सेक्टर मिलकर समन्वय के साथ काम करेगा। ऐसी हमारे यहां अर्थव्यवस्था है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष है ना, ये शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलर वर्ड है ये। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? देखिए, हमारे देश में अगर हम सामाजिक ताना बाना देखें तो मैंने जैसे पूर्व में आपको बताया कि भारत विभिन्नताओं में एकता प्रदर्शन करने वाला देश है। हमारे यहां विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं। इसके बावजूद हमारा देश एक है। इस शब्द के अनुरूप हमारे देश की संरचना है। अर्थात पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यद्यपि भारत में 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे ना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारा भारत धर्म विहीन है। नो, ये कभी नहीं। या इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारे भारत में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जी नहीं, भारत में धर्म है। भारत में धर्म का अनुसरण भी किया जाता है। भारत में धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। सत्ता में बैठे लोग वो भी धर्म को मानते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम भारत का एक राष्ट्र धर्म बना दें। नहीं, राज्य मतलब भारत सरकार या कोई भी व्यक्ति संस्था, जिसे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, उसे लागू करने का अधिकार है, वह राज्य है। और राज्य किसी भी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा। किसी एक धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा हमारा देश होगा। पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द भाव एक ही है। इसके बाद एक शब्द है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। यानी हमारे देश में जैसे इब्राहिम लिंकन की जो लोकतंत्र को लेकर जो उक्ति है उसको अक्सर उद्घाटित किया जाता है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। ये जो डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए सत्ता, यानी लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में है। शासन का प्रमुख जनता है। जनता किस पे शासन करेगी? जनता के ऊपर करेगी, जनता के लिए करेगी। यानी इसमें जनता ही प्रधान है। लोकतंत्रात्मक यानी जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वही देश को संचालित करेगी। जनता चाहे तो किसी को भी सरकार में बिठा सकती है, जनता चाहे तो सरकार को बदल सकती है, जनता चाहे तो किसी एक दल को बहुमत दे सकती है, जनता चाहे तो किसी भी दल को बहुमत ना दे। ठीक है।
हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, लोकतंत्र है हमारा। याद रखना, लोकतंत्र से मुझे एक बात याद आ रही है, इसे आप भी समझ लें। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न यह भी आ सकता है कि हमारे भारत में किस डेमोक्रेसी को स्वीकार किया गया है? क्या हमारे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इसको समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें तीन या चार बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। क्या? इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल होता है। क्या होता है? राइट टू रिकॉल होता है। यानी जनता ने अगर किसी प्रतिनिधि को चुना है, अगर वो प्रतिनिधि ठीक से जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, जनता की इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो उस चुने हुए प्रतिनिधि को जनता ही वापस बुला लेगी। यानी उसके कार्यकाल से पहले ही संतोषजनक कार्य न किए जाने पर उसे जनता वापस बुला लेती है, तो उसे कहते हैं राइट टू रिकॉल। हमारे देश में ये काफी जोर शोर से मांग उठती रही है कि हमारे देश में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। यानी अगर हमारा प्रतिनिधि जो वादे करके, हमसे वादे करके और वो हमारे वोट से जीतकर पार्लियामेंट के लिए गए हैं या विधानसभा विधायिका में पहुंचे हैं, लेकिन वो अपने वायदे भूल गए हैं और जनता के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें वापस बुला लेना चाहिए। ये भारत में डिमांड उठ रही है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पहचान है, राइट टू रिकॉल। क्लियर? एक शब्द आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब रेफरेंडम जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जनमत संग्रह। यानी ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें सरकार को यदि कोई कानून बनाना है, कोई विधि बनानी है, तो उस विधि और कानून से संबंधित रेफरेंडम कराना होगा। यानी सरकार को जनता के बीच में जाना होगा कि भैया हम ये कानून बनाने जा रहे हैं अमुक वर्ग के लिए। जैसे मान लो किसानों के लिए कोई कानून बनाना है, तो सरकार क्या कराएगी? उस पर रेफरेंडम कराएगी। यानी सरकार उस कानून को जनता के बीच में रखेगी, जनता उस पर अपना मत देगी। अगर अधिक से अधिक जनता परसेंटेज में ये कहती है, ज्यादा परसेंटेज में, कि कानून ठीक है, तो वो बना दिया जाएगा। अगर जनता ज्यादा संख्या में ये कहती है कानून ठीक नहीं है, तो उसे नहीं बनाया जाएगा। यानी रेफरेंडम, जनता को पूछकर कानून बनाया जाएगा। उसे क्या कहते हैं? जनमत संग्रह, रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में ऐसा नहीं होता। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ जनसंख्या है इस समय। 142 करोड़ जनसंख्या में जाके हम सरकार हर बार रेफरेंडम कराएगी तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा राष्ट्र है। आई थिंक ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है ये संभव इसमें नहीं है। इसीलिए हमारे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष है। क्लियर? यानी इसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाता है और वो जो एक व्यक्ति है, यानी वो 10 लाख लोग अपना एक मालिक चुन लेते हैं, सेवक चुन लेते, ये कह लीजिए, पर वो अपना प्रतिनिधि, अपनी आवाज एक व्यक्ति को बनाकर
पार्लियामेंट में भेजते हैं। यदि कोई एमपी सांसद संसद के अंदर कोई बात कहता है तो ये मान के चलिए कि वो 10 लाख लोगों की आवाज है, यानी उस बात को 10 लाख लोग कह रहे हैं जिन्होंने चुनकर उसको भेजा है। तो जनता डायरेक्ट वहां इन्वॉल्व नहीं होती है, इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपनी बात सदन में रखती है जनता, लेकिन वो इनडायरेक्ट रखती है। तो हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है। तो भारत में लोकतंत्र का प्रकार कैसा है? अप्रत्यक्ष है। और स्विट्जरलैंड में एक देश है स्विट्जरलैंड, याद रखना, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बात समझ में आ गई? तो ये लोकतंत्र की मैंने आपको बात बताई, ठीक है। अगला शब्द है इसमें गणराज्य। गणराज्य शब्द है, गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक जिसे बोलते हैं। गणराज्य का मतलब ये होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि ये जो गणराज्य शब्द है, लोकतंत्र है, वो एक ही समझ लेते हैं। एक अगर एक होता तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर एक ही शब्द होता तो दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब बराबर से दोनों शब्द लिखे गए हैं तो उसका भाव भी अलग होगा, ठीक है। तो समझते हैं गणराज्य का मतलब क्या होता है। गणराज्य यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे गणराज्य को हम लोग? रिपब्लिक। इसका मतलब यह होता है कि इस देश का शासक प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ होगा और उसकी सीमित अवधि होगी। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी सीमित अवधि, इस शब्द को याद रखना है। और कैसा होगा? निर्वाचित वंश, पैतृक नहीं होगा। क्या? पैतृक नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब क्या है कि देश का हमारा जो चीफ होगा, जो सबसे बड़ा पद धारण किए रहा व्यक्ति होगा, वह पैतृक नहीं होगा, वंशवाद नहीं होगा। जैसे कि इंग्लैंड के विषय में होता है। इंग्लैंड का एक राज परिवार है, वो राज परिवार ही इंग्लैंड का प्रमुख बनता चला जाता है। पैतृक रूप से वो डायनेस्टी आगे बढ़ती जाती है, उनके राष्ट्र का प्रमुख है वहां का क्राउन। लेकिन हमारे भारत में हमारे देश के दो प्रमुख माने जाते हैं, दो प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं हमारे देश के। मालूम है आपको कौन कौन से? देखिए, दो प्रमुख व्यक्ति हैं। एक वास्तविक प्रमुख है, भारत के प्रमुख व्यक्ति, भारत का प्रमुख पद दो हैं। एक संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, और दूसरा है वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्लियर? और ये दोनों ही जो वास्तविक प्रमुख हैं हमारे देश के, ये वंशानुगत नहीं होंगे, पैतृक नहीं होंगे, बल्कि जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा। लेकिन दोनों की अवधि निश्चित होगी 5 ईयर। इस बात को याद रखना। तो गणतंत्र में हम ये दोनों बातें जोड़ना बेहद जरूरी है, तभी गणतंत्र की परिभाषा पूरी होती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमारा देश कैसा होगा? गणतंत्रात्मक होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारत के समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक एक, आर्थिक दो और राजनीतिक तीन शब्द ध्यान रखना। यानी हर एक नागरिक को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। यानी संविधान बनाने वाले जो हमारे संविधान निर्माता हैं और वो जो संविधान दस्तावेज हमारा जो बनाया जा रहा है, उस बात में इंश्योर किया गया है हमारे देश को कि क्या करेंगे हम लोग, क्या करेगा ये संविधान? ये संविधान करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समझ गए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है? आर्टिकल 17 में आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे आप, 14, 15, 17। आर्टिकल 17 क्या करता है? आर्टिकल 17 कहता है कि भारत में छुआछूत समाप्त किया जाएगा। यानी हमारे भारत में सोशली बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कैसे है कि हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता का भाव है, उसको हम दूर करेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? सामाजिक न्याय। याद रखना, सामाजिक न्याय में समाज के हर तबके को समान अपॉर्चुनिटी देना, ये सामाजिक न्याय है। समाज के हर व्यक्ति को बराबर सम्मान देना, ये सामाजिक न्याय है। समाज में छुआछूत को दूर करना, ये सामाजिक न्याय है। हमारे देश की ये विडंबना रही है कि इस देश के अंदर व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता था। यानी व्यक्ति टच करने में अपने आप को असहज महसूस करता था। यानी हम पशु को अगर टच कर ले तो हम शुद्ध हैं, अगर किसी व्यक्ति को टच कर ले तो वो अशुद्ध हो जाता था। ऐसी हमारे देश की विडंबना रही है, कलंक रहा है हमारे देश की संस्कृति का, तो उसे मिटाया जाएगा और सामाजिक ताना बाना समानता के भाव से आगे बढ़ाया जाएगा और समान अपॉर्चुनिटी उनको हर क्षेत्र में दी जाएगी। इसको हम कहते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय मैंने समाजवाद से भी आपसे समझाया था कि आर्थिक न्याय होगा, यानी इस देश के हर संसाधन पर इस देश के हर व्यक्ति का समान अधिकार होगा। ठीक है? यानी इस देश के हर एक नागरिक को यह एहसास होगा कि इस देश की समृद्धि में, इस देश के विकास में मेरा भी योगदान है। अगर देश के लिए पार्लियामेंट बनी है तो पार्लियामेंट में जो ईंट लगा है, रेत लगा है, पत्थर लगा है, सीमेंट लगा है, तो देश के हर नागरिक को ये एहसास होना चाहिए कि उसमें मेरा भी योगदान है, क्योंकि वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत और जो सरिया लगा है और जो लोगों ने काम किया है वो मेरे देश की, मेरी अपनी संपत्ति उसमें लगी है। क्योंकि इस देश की हर एक संपत्ति पर इस देश के हर एक नागरिक का समान अधिकार है। तो ये महसूस होना चाहिए। जिस दिन ये होने लगेगा कि देश की सभी संपत्तियों पर मेरा भी अधिकार है, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान अपॉर्चुनिटी देना। राजनीतिक न्याय, कैसे भी करके समाज के हर तबके को हमें राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना ही होगा। और वो कैसे किया जाएगा? जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 15 दिया है, समान अपॉर्चुनिटी की गारंटी वो देता है, अधिकार देता है। समानता की बात करते हैं 14-15 में, समान अवसर की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक विशेष उपबंध करके आरक्षण जैसी व्यवस्था की है, जिसमें SC, ST और OBC जैसे जो हमारे वर्ग विशेष हैं उनको आरक्षण देके हमने राजनीति के क्षेत्र में उन्हें ऊपर लाने का काम किया है। तो इसमें कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं,
तो फिर हमें राजनीतिक न्याय भी करना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार है उसे राजनीति के सेंटर में आने का भी अधिकार है। तो सेंटर में आने का मतलब हर व्यक्ति को देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर वो योग्यताएं पूरी करता है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, दबंग लोग उसको लड़ने नहीं दे रहे हैं, तो सरकार यानी संविधान हमारा उनके लिए विशेष व्यवस्था करेगा और उन्हें मुख्य राजनीतिक धारा में लाने का प्रयास करेगा। तो राजनीतिक न्याय करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। यानी हम क्या करेंगे, हम समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। और क्या करेंगे, विचार अभिव्यक्ति, यानी हम स्वतंत्रता देंगे हर नागरिक को। किसकी, विचार अभिव्यक्ति, यानी इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा। हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत हूं, ये अलग बात है। आपकी मेरे विचार से सहमति असहमति हो सकती है। सहमति असहमति व्यक्त करने का आपका अधिकार है, लेकिन आपको मुझे सुनना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है। आप सहमति असहमति आप व्यक्त कर सकते हैं, इट इज योर फंडामेंटल राइट, बट यू लिसन मी, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। नोबडी कैन स्टॉप मी टू मेंशन माई सेल्फ टू एनीवेयर। कहीं भी किसी भी जगह मुझे अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये आजादी होगी, हमें स्वतंत्रता होगी। और किसकी स्वतंत्रता होगी, विश्वास की। मेरा विश्वास किसमें है, मेरा विश्वास सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, मेरा जो विश्वास है, जैसे मान लीजिए मेरा विश्वास है कि भगवान है, मेरा विश्वास है भगवान मूर्ति में निवास करते हैं, मेरा विश्वास है भगवान कण में विश्वास कर रहते हैं, मेरा विश्वास है कि भगवान हर जीव में है, तो मेरा विश्वास है। कोई कहे कि बताओ तुम कैसे प्रूव करोगे कण में भगवान है, क्यों प्रूव करूंगा, ये मेरे को स्वतंत्रता मिली, इट इज माई फ्रीडम, मेरा विश्वास है। मैं मान लूंगा इस कुर्सी में भगवान है, मेरा विश्वास है, मानूंगा मैं, और मैं डेली इस कुर्सी की पूजा करूंगा। इस मार्कर में मुझे लगता है भगवान का अंश है, मैं इस मार्कर की पूजा कर रहा हूं, मेरा विश्वास है। यानी मैं किसमें विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है। मैं अल्लाह में विश्वास करता हूं, मैं राम कृष्ण में विश्वास करता हूं, मैं रहीम में विश्वास करता हूं, मैं आपके सिख धर्म में विश्वास करता हूं, मैं बुद्ध में विश्वास करता हूं, मैं जैनी में विश्वास करता हूं, मैं फारसी, कुछ भी मेरी इच्छा, मेरा जिसमें विश्वास होगा मैं करूंगा। मुझे इसमें कोई भी व्यक्ति दबाव डालकर नहीं रोक सकता है। तो विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। जो जिस धर्म को मानता है आराम से माने, अपने धर्म का प्रचार करे, अपने धर्म को, जिस धर्म को वो मानता है अंतःकरण में उसको स्थान दे, उसका अनुसरण करे, उसका प्रचार प्रसार करे, उसके लिए संगठन बनाना चाहता है, उसके लिए शिक्षण संस्थान भी बनाए, कोई नहीं रोक सकता। देश में आजादी है, सभी धर्मों को समान भाव से सरकार का संरक्षण होगा, राज्य का संरक्षण होगा, तो किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव यहाँ नहीं होगा। जिस धर्म को आप मानना चाहते हैं आप मानिए, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है स्वेच्छा से, धर्म परिवर्तन कर ले, वो उसको लग रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, एक दलित वर्ग में पैदा हुए थे और उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म किस धर्म में हुआ है ये तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं किस धर्म में मरूंगा ये मेरे हाथ में है। और बाबा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ये सिद्ध कर दिया था कि मैं किस धर्म में मरूंगा ये मेरे हाथ में है। और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ये उनका अधिकार था, कर लिया, ठीक। और क्या, उपासना की स्वतंत्रता, मैं भगवान सूर्य की उपासना करता हूं, मेरा अधिकार है, मेरी स्वतंत्रता है,
मैं जल भगवान की, मैं जल देवता की उपासना करता हूं, मेरी स्वतंत्रता है। मैं वृक्ष की उपासना करता हूं, मेरी स्वतंत्रता है। मैं पत्थर की उपासना करता हूं, मेरी स्वतंत्रता है। उपासना मैं कर सकता हूं, पूजा कर सकता हूं, ये मेरी आजादी है। इस सब की मुझे स्वतंत्रता है। क्लियर हो गया? तो ये शब्द आप समझ गए, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, इस देश के हर नागरिक को दी जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, इस बात क्या रखना, प्रतिष्ठा। देखिए हमारे समाज में पद मिल जाएगा, अगर प्रतिष्ठा नहीं मिली तो उस पद का महत्व नहीं रह जाएगा। यानी हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा। गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है। जैसे एक पुत्र के लिए पिता प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा उसके मन में होती है अपने पिता के प्रति। अब वो पिता पुत्र हो सकता है वो गरीब परिवार में हो, अमीर परिवार में हो, मध्यम वर्गीय परिवार में हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, सामान्य में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता और पुत्र का रिश्ता जो है वो सम्मान का रिश्ता है, प्रतिष्ठा का रिश्ता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है, फैक्ट्री में वो मजदूर है, लेकिन उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, तो उसकी प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचाए ये हम होने नहीं देंगे। यानी हर व्यक्ति को गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार भारत में दिया जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा। जैसे हो ना, मान हानि हो गई, किसी को बिना समझे, बिना कोई एविडेंस के किसी पे एलिगेशन लगा देना, तो वो उसकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना होता है। और फिर वो व्यक्ति मान हानि का दावा जाके न्यायालय में कर सकता है और उसको माफी मांगनी पड़ेगी, जिसने उस पर आरोप लगाए उसको दंड भी दिया जाएगा। अवसर की समता, सबको समान अवसर दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे वो सरकारी स्कूल कॉलेजों की बात हो, चाहे वो सरकारी किसी भी संस्थान की बात हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर में सबको समान अवसर दिया जाएगा। कई लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्या हमारे भारत में वास्तव में सबको समान अवसर दिया जा रहा है? क्योंकि हमने आरक्षण जैसी व्यवस्था करके कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को लगता है कि यहाँ समानता यानी समान अवसर में कहीं ना कहीं रुकावट आरक्षण बना है। लेकिन एक्चुअली में वो आरक्षण रुकावट नहीं है, बल्कि इस देश के कई ऐसे वर्ग विशेष समूह हैं जो, जैसे हमारे आदिवासी भाई हैं, तो आदिवासी भाइयों का जीवन हमेशा जंगल में रहा, वो हमारी आधुनिक संस्कृति से परिचित नहीं है, वो उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो शिक्षण संस्थानों से दूरी बनाए रखते हैं, वो आधुनिकता से बहुत दूर रहते हैं, आज भी वो जंगल में रहते हैं, तभी तो उनको आदिवासी कहते हैं। तो ठक्कर बापा ने भी इस पे काम किया और बहुत सारे हमारे विद्वानों ने काम किया है, समाजशास्त्रियों ने काम किया है। तो आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे आदिवासी समूह हैं जो आधुनिक विचार, आधुनिक समाज की धारा से बहुत दूर हैं। तो उन्हें हम अपनी मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। भाई कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है तो उसको सहारा देने के लिए हमें उसको ट्राइसाइकिल या बैसाखी देनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा अबोध बालक चलना सीखता है और वो चल नहीं पाता है, तो हम उसको चलने के लिए कोई ना कोई साधन देते हैं, तब वो चलना सीख जाता है। तो आरक्षण भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है ना। आरक्षण पे डिस्कस बहुत लंबा हो सकता है और वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण की क्या वैल्यू, क्या डिसवैल्यू है, क्या औचित्य है, क्या औचित्य नहीं है, वो सब एक लंबा विमर्श का विषय है। वह अभी हम संविधान की प्रियम्बल की बात कर रहे हैं और अवसर की समानता की बात कर रहे हैं। तो हमारे संविधान में कहा गया है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। और आगे क्या लिखा है, और समता प्राप्त कराने के लिए तो उन सब में
व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। किसी व्यक्ति की गरिमा मान सम्मान को चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है और कोई पुलिसकर्मी उसको गाली गलौज अपशब्द बोलता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो कानूनन वो अपराध है और वो दंड का भागी है। इस बात तो याद रखिए, किसी को किसी की बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है, ये संविधान हमें गारंटी देता है। राष्ट्र की एकता, यानी हमारे नागरिक, हमारा संविधान राष्ट्र की एकता का ध्यान रखेगा, यानी हम राष्ट्र की एकता को बिखरने नहीं देंगे। इसी को और थोड़ा विस्तारित किया है अखंडता, यानी हम भारत को अखंड रखेंगे, खंड खंड नहीं होने देंगे। एक बार हमसे भूल हुई है जब भारत को हमने खंडित करके दो भाग कर दिए, लेकिन उसका दुष्परिणाम हमने भोगा, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए ये प्रियम्बल कहती है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मित्रता, बंधु भाईचारा हम बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 ये तारीख है, संविधान की तारीख है। दिनांक 26 नवंबर 1946 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा क्या किया जा रहा है, संविधान को अंगीकृत, यानी इस संविधान को जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं और वो हमारे शरीर से कभी जुदा नहीं होते, ऐसे हम इसको अंगीकार करेंगे, अपने से कभी संविधान को जुदा नहीं होने देंगे, आत्मार्पित करेंगे, यानी अपनी आत्मा के अंदर इसको संभालेंगे, आत्मार्पित करते हैं और क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं। आज से ये संविधान क्या बन जाएगा, इस देश का एक नियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अधिनियमित करते हैं। ये पूरी प्रियम्बल है, ठीक है। इस प्रियम्बल को कुछ बातें और हैं इसमें, एक एक शब्द को मैंने बताया, इसमें हर शब्द का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इधर का उधर नहीं हो सकता। इस सीक्वेंस को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए हमें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, समझ गए ना। यानी कोई भी शब्द इधर उधर नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता, एज इट जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको याद होना चाहिए परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से वैसे वैसे भी। आप देखिए इसमें भारत का 2 बार शब्द आया है, भारत, आप देख रहे हैं। यही क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि बताइए हमारे संविधान की प्रियम्बल में भारत शब्द, इंडिया शब्द कितनी बार आया है, तो आप बताएंगे 2 बार आया है। और कहीं आपको दिखाया जा रहा है, कहीं नहीं है ना। हम भारत के लोग भारत को, बस ये भारत 2 बार आया है, क्लियर है क्या। एक दूसरी बात, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, कहां पर लिखा है अखंडता, ये यानी 1 2 और आपका ये 3, ये 3 जो शब्द हैं ये हमने प्रियम्बल में बाद में ऐड किए हैं। कब ऐड किए हैं, ये ऐड किए हैं हमने, इसको साफ कर देता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पे ये जो 3 शब्द हैं कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये तीनों शब्द 1976 में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी प्रियम्बल में क्या संशोधन हुआ है, आप कहेंगे यस हुआ है। कब हुआ है, 1976 में हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन तो इतना बड़ा था कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है।
42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। और उसमें हमने क्या किया कि अपनी प्रियम्बल में हमने 3 शब्दों को जोड़ा है। कौन कौन से? इसको याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमने अपने संविधान की प्रियम्बल में 1976 42 अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या ये जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा है या नहीं है? क्या ये प्रियम्बल, क्योंकि आपको पता है ना हमारे संविधान में 22 भाग थे, है ना? कितने पार्ट थे? 22। ठीक है। और आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे 395। शेड्यूल कितनी थी? शेड्यूल्स थी हमारी 8। ये जो प्रियम्बल है वो इनमें से किसी आर्टिकल में नहीं है। ये जो प्रियम्बल है वो किसी भी पार्ट में नहीं है, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि ये हमारा आईडी कार्ड है। हमारा मतलब संविधान का, ये संविधान का आईडी कार्ड है। और जब हम स्कूल में जाते हैं अपना आईडी कार्ड लेके, तो आईडी कार्ड कोई सिलेबस में होता है क्या? पर बिना आईडी कार्ड के आप एंट्री तो नहीं होगी। तो ये प्रश्न उठाया गया कि संविधान का हिस्सा प्रियम्बल है कि नहीं है। तो इसमें विवाद हुआ, और यदि है तो संसद में संशोधन कर सकती है, और यदि नहीं है तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 368 ये कहता है कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यदि ये भाग है तो वो कर सकती है, और यदि कह रहे हैं कि ये भाग नहीं है तो वो संशोधन कैसे कर सकती है संविधान में? तो इसमें एक मामले हैं, 2-3 मामले जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको जरा मैं आपसे बात करूंगा। बेरुवारी मामला है एक, बेरुवारी मामला 1960 का। बेरुवारी मामला था, एक वाद था, एक केस था, सुप्रीम कोर्ट में आया बेरुवारी मामला। इसको कभी विस्तार से अपन पढ़ेंगे कुछ मामलों को, तो उसमें चर्चा कर लें। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जिसे हम इतिहास में बेरुवारी मामले के नाम से जानते हैं, जो 1960 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट दिया। किसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान, ये जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, और इसमें कहा गया कि सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर? यानी 1960 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेरुवारी मामले में यह आया था कि भारतीय संसद संविधान की प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर? संशोधन तो हुआ है, लेकिन बात कब की हो रही है? 1960 की। दूसरा मामला आया था गोलकनाथ। कौन सा है? गोलकनाथ का मामला 1967। गोलकनाथ के मामले में ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिपीट किया गया। यानी गोलकनाथ के मामले में फिर यह कह दिया गया कि संसद प्रियम्बल में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक मामला आया केशवानंद भारती मामला, बहुत फेमस मामला है, केशवानंद भारती मामला। मामला मतलब केस, 1971 का। ठीक है। नहीं 77 का है शायद, कुछ ऐसा ही है, अभी डेट 70 या 71,
कुछ ऐसा ही है, ये मामला आया केशवानंद भारती मामला जो आया, उसमें ये कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का ही हिस्सा है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। बात समझ में आ गई? यानी केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को बदल दिया और क्या कहा? उसने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान की प्रियम्बल में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसने एक शर्त लगा दी। केशवानंद भारती मामले में क्या लगा दी? एक शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? कि संसद संविधान के प्रियम्बल में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो आधारभूत यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर सरकार यानी संसद ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई संशोधन इसमें करती है जिससे इसका मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर उस संशोधन को शून्य माना जाएगा। यानी सरकार संशोधन कर सकती है, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है। इट हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी गई कि fundamental structure should be not changed during the amendment of any topic of the Indian Constitution। ठीक है, तो आज की डेट में हमने मान लिया है कि प्रियम्बल इट इज द, और हाँ इसमें ये कहा गया था केशवानंद भारती मामले में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या मान लिया गया था? पहले तो यही नहीं मानने के लिए तैयार थे कि उसका अंग है या नहीं है, बट केशवानंद भारती मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है। आर्टिकल 368 के तहत भारत की संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उस संशोधन से इसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और उस रिव्यू में अगर ये पाया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है, तो वो जो अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है उसे हम शून्य घोषित कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये तीन मामले आपसे पूछे जाते हैं, बेरोवारी मामला, गोलकनाथ का मामला और आपका केशवानंद भारती का मामला। ये तीन जजमेंट, तीन केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन तीनों केसेस में जो जजमेंट है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसको हमेशा याद आपको रखना है, ठीक है? अच्छा, प्रियम्बल आपको याद करना है, कंटेस्ट याद करना है, इसमें कहीं कोई आपको छूट नहीं है, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, हमेशा बच्चों से कहता हूं कि इसे आप जरूर याद करें। ये मान लो कि हमारी इबादत है, ये याद होना चाहिए। देश के संविधान की इंट्रोडक्टरी है ये, बिल्कुल पूरी तरह से ये संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि उस हम बड़े भारी विशाल संविधान को जब खोलेंगे तो उसमें अंदर क्या क्या आने वाला है, वो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है। संविधान बनाने के पीछे क्या भावना काम कर रही थी, क्या उद्देश्य काम कर रहा था, वो इसमें समझ में आ जाता है, ठीक है? यानी अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको एक बात बताता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि संविधान का स्रोत क्या है, वो नहीं, संविधान के स्रोत हमने विदेशी संविधानों से लिया, वो नहीं। इस प्रियम्बल के आधार पर बोल रहा हूं कि इस प्रियम्बल का स्रोत क्या है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है ना, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो प्रस्तावना का स्रोत है भारत के लोग। आ रहा है समझ में? प्रस्तावना का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इस प्रियम्बल का? हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के द्वारा ही इस संविधान को शक्ति दी गई है। तो वास्तव में इस संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो वो है भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग, ठीक है? दूसरा क्या है, इस प्रियम्बल का उद्देश्य क्या है? इस प्रियम्बल का उद्देश्य क्या है? स्रोत हो गया, दूसरा क्या, उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ये हमारे संविधान का क्या है? उद्देश्य है। क्लियर आ गया? तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिए, उद्देश्य समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर उद्देश्य हो गया। फिर आता है कि हमारे संविधान का कार्य क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का काम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये सब संविधान की प्रियम्बल को लेकर कुछ बातें मैंने आपसे बताई हैं। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा प्रियम्बल आपकी समझ में आ गया होगा। एक एक शब्द को लेकर हमने यहाँ चर्चा की है। अब जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में इसको समझ लें, इंग्लिश में इसको याद कर लें। तो इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोल सकते हैं? बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. क्या कर सकते हैं? सिटीजन्स को क्या किससे सिक्योर कर रहे हैं? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यानी जस्टिस कितने दिए हैं हमारे संविधान में? 3 जस्टिस की बात हुई है। कौन कौन से? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऐसे ही हमारे आगे बात की है लिबर्टी। लिबर्टी कैसी है? यानी आजादी किस चीज की है? विचार अभिव्यक्ति की, यानी थॉट्स लिबर्टी है, इंग्लिश में बोलेंगे थॉट्स लिबर्टी है। बिलीफ्स लिबर्टी है, विश्वास है। रिलीजियस लिबर्टी है, धर्म की आपको आजादी है। तो कह सकते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप मतलब उपासना। इन सबकी क्या दी गई है? हमको लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी, इक्वालिटी कौन सी दी गई है हमें? इक्वालिटी क्या दिया गया है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग द ऑल फॉर फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग, बंधुता बढ़ाने के लिए और अपने राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाले। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1946। ओके, 1946 do hereby adopt, intact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं, किसी बुक में आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड कर लें या आप खुद लिख लें, है ना। तो मैं समझता हूं कि आज के टॉपिक की बात हमारी पूरी हो गई। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी ये लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनका बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाला है। दूरगामी हमारा उद्देश्य, यहाँ मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि यहाँ किसी से किसी प्रकार की कोई फीस कभी नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल फीस मतलब फ्री क्लासेस हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो, क्योंकि हमारे दूर दराज के गांव हैं, वहां हमारे बच्चे शहर में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में
बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, पर वो संसाधनों के अभाव में दबकर रह जाती हैं। उन प्रतिभाओं को निकालने का काम हम सबको करना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं वो आपको भी करना चाहिए। हम सबका उत्तरदायित्व इस देश के प्रति है, क्योंकि इस देश का बच्चा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। यानी एजुकेटेड कंट्री गो बियॉन्ड द प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट से आगे बढ़ेगा अगर वो एजुकेटेड होगा। तो आप कैसे एजुकेट, अब जैसे इतनी बड़ी देश है, मैं अकेला व्यक्ति कहाँ जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सा योगदान अपना दें तो हम पूरे देश को लिटरेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और जानकारी संपन्न बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है। चाहे वो आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए लाभकारी होंगे सारे क्लासेस। और यदि आप परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको ये क्लास सुननी चाहिए। लोग रील सुनते रहते हैं, कॉमेडी सुनते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हमें अपने ज्ञान वर्धन पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान वर्धन हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। इसीलिए अपना समय बर्बाद न करते हुए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना चाहिए, उनको भी ये सुनवाना चाहिए। तो फालतू चीजें हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, वो देखते रहते हैं, डाटा नाटा सब खत्म कर देते हैं। अच्छी चीज कीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर एक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए संविधान की, चाहे वो हमारा भूगोल हो, हमारा इतिहास हो, हमारा संविधान हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ, हमारा साइंस हो जो हमें दुनिया में प्रैक्टिकल बनाता है, तो वो सब हमारे जीवन में हमारे पास होना चाहिए। मेरा प्रयास छोटा सा है, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं मैं अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहा हूं, मेरे लिए ही काफी है। आप भी कीजिए अपना प्रयास, आप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगेगा कि इतने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति मेरे वीडियो से लाभान्वित होता है तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सब लोगों के पास जो अभाव में है, जिनको नॉलेज लेना चाहते हैं लेकिन कहीं से संसाधन नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये सीरीज चलने वाली है, हमेशा चलती रहेगी, प्रयास जारी रहेगा। आप सबका सहयोग बना रहे ये मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।